हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षर और ध्वनि विचार। ठीक है, जिसमें कि पहला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षर। आइए जानते हैं अक्षर क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ लिखा है, भाषा के सबसे छोटे इकाई ध्वनि आय, यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं। जेमे अर्थ, यानी जिसका अर्थ क्या होता है, भेद के क्षमता होते। एकर विभाजन नहीं करे जा सके, इसका क्या है, जो अक्षर होता है उसका और विभाजन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना जैसन, इसका मतलब जैसे कि अ आ क ख ग, इसका और विभाजन नहीं हो सकता। ध्वनि ले अक्षर शब्द पदबंध और वाक्य के संरचना होते। ध्वनि के अंतर्गत स्वर व्यंजन और संध्यक्षर के समावेश होते। एकर समूह ल ध्वनि संरचना के नाम ले घला संबोधित करे जाते। फिर देखिए लिखा है, छत्तीसगढ़ी भाषा में अक्षर के कुल 45, कुल संख्या कितना है, 45 है। जेमा 8 स्वर हवय, संध्याक्षर की संख्या 2 हवय और व्यंजन मन के संख्या 35 हवय। स्वर देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में कुल स्वर 8 है, जैसन अ आ ई उ ए ओ। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में इतने कितने होते हैं स्वर, 8 स्वर। ये भी PYQ आप उठाकर देखेंगे तो उसमें मेंस में ये चीज पूछा गया है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चीज पूछा जाता है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, 8 स्वर होते हैं। फिर आइए संध्याक्षर देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में 2 ठन संध्याक्षर हवे, जैसन ए और ओ। ठीक, यानी संध्याक्षर मतलब जब 2 अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं, एक अक्षर बनाते हैं। जैसे अ और ई मिलकर ए बनाते हैं, और ओ कैसे बनता है, अ और ई मिलकर ओ बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यंजन किसे कहते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में कुल 29 व्यंजन के प्रयोग होते। क वर्ग में देखिए क ख ग घ अंग, और च वर्ग में देखिए च छ ज और झ, इया का प्रयोग नहीं होता है। फिर देखिए ट वर्ग में भी 4, और फिर देखिए त वर्ग में 5, और प वर्ग में भी 5। फिर है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व स ह, इसको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया है, हिंदी वाले ग्रामर में भी, कि अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होते हैं कि जब जिसका उच्चारण करते हैं तो मुख गुहा से जो ध्वनि होती है वो भीतर की ओर से निकलती है, तो वह होता है अंतस्थ व्यंजन। जैसे कि आप लोग उच्चारण करके भी देख सकते हैं, य र ल व। फिर देखिए लिखे व्यंजन म, व्यंजन मन म न मह रह लह और अंग ढ ल जोड़े ले कुल व्यंजन मन की संख्या कितने होते, 35 होते। अब देखिए यहाँ लिखा है स्वर। छत्तीसगढ़ी भाषा के स्वर मन ल नीचे चार्ट में ऐसा दिखा सकथन। जैसे देखिए मुख्य भाग, मुख्य मार्ग में जीभ की ऊंचाई। ठीक है, अग्र भाग से कैसे निकलती है, पश्च भाग से कौन सी ध्वनि निकलती है, और सॉरी अग्र मध्य और पश्च से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है। जैसे उच्च भाग से निकलती है ई उ, निम्नतर उच्च भाग से ई और छोटी ऊ, उच्चतर मध्य भाग से ए ओ, निम्नतर मध्य भाग से अ और निम्न भाग से आ। ठीक है, याद रखें, मध्य भाग से कौन सी निकलती है, अ, और फिर उसके बाद निम्न भाग से आ, इस तरीके से। ठीक है, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, समटाइम्स पूछ देता है कि उच्च भाग से निकलने वाली ध्वनि के नाम, या फिर निम्न भाग से निकलने वाली ध्वनि के नाम, निम्नतर मध्य भाग से निकलने वाली ध्वनि के नाम। इस तरीके से ना पूछ देता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, अगर आप लोग PYQ देखते होंगे तो। जैसे देखिए यहाँ लिखा है स्वर त्रिकोण में स्वर की स्थिति। जैसे कि देखिए पश्च उच्च भाग से कौन सी निकलती है, तो ई उ निकलती है। ठीक है, निम्नतर उच्च भाग से निकलती है ई और उ, फिर उसके बाद उच्च मध्य भाग से कौन सी निकलती है, ए ओ। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि निम्नतर मध्य भाग से आ और अ निकलती है। ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा के स्वर और संध्याक्षर मन ल अन्य दृष्टि ले ए प्रकार ले घला वर्गीकृत करे जा सकत है। जैसे समवृत, समवृत में कौन कौन सी ध्वनि आते हैं, कौन से अक्षर आते हैं, तो छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, और अर्ध समवृत, अर्ध समवृत में कौन कौन से होते हैं, ए और ओ। अर्ध विवृत में कौन से होते हैं, अ, और विवृत में आ। अब बताइए समवृत और विवृत क्या होते हैं, बताइए। देखिए समवृत क्या होते हैं, समवृत स्वर वह स्वर होते हैं जिसका उच्चारण हम मुंह बंद करके कर सकते हैं।
क्योंकि समृद्ध का अर्थ ही होता है क्या, क्लोज्ड यानी बंद, ठीक है। और विवृत का क्या अर्थ होता है, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, मतलब वह स्वर जिसका जो उच्चारण है वह हम खुले मुख से करते हैं वह होता है विवृत। और मान लीजिए आधा मुख खुला है तो वो होगा अर्ध विवृत। और वैसे ही समृद्ध, समृद्ध मतलब पूरा खुला, अर्ध समृद्ध मतलब आधा बंद, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे ई ऊ का अगर हम उच्चारण करें तो ये हम बंद मुख के साथ भी कर सकते हैं, ई ऊ, ठीक, ऐसे हो गया। आप लोग खुद से भी करके देख सकते हैं। अर्ध समृद्ध यानी ए ओ, तो इसमें मुंह क्या होता है, आधा बंद होता है। अर्ध विवृत मतलब मुंह क्या होगा, आधा क्या होगा बताइए, आधा खुला होगा, जैसे अ। और इसमें क्या होगा, विवृत में पूरा खुला होगा, आ में क्या है, मुंह पूरा खुल जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। विवृत का मतलब होता है, बताइए क्या होता है, ओपन। विवृत का मतलब होता है ओपन, संवृत का मतलब होता है क्लोज्ड, ठीक है। इस चीज को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए इसमें क्या लिखा है, निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर क्या होते हैं, देखिए ये डेफिनेशन देखिए, निर्नुनासिक स्वर वह स्वर होते हैं ना जिसका जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, केवल मुख से होता है और उसमें मतलब नासिका का यूज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आ ई ऊ ए ओ, इसमें नासिका का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर है निर्नुनासिक संधि अक्षर, यानी जो मिल के बनते हैं तो वो होते हैं ए और ओ। फिर है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक और निर्नुनासिक में मेन अंतर क्या है, निर्नुनासिक में नासिका का यूज नहीं होता है, ठीक है। और अनुनासिक स्वर में क्या होता है, नासिका का यूज होता है। फिर देखिए लिखा है अनुनासिक संध्यक्षर, तो ए और ओ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कौन कौन से भाग से कौन कौन सी समृद्ध वाली ध्वनि निकलती है। जैसे देखिए ये है मध्य भाग, ठीक है। मध्य भाग से कौन सी निकलती है, अग्र समृद्ध, ठीक है। फिर है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में कौन कौन सी ध्वनि होती है बताइए। जैसे देखिए ये है आपकी स्वर सीमा, ठीक है। और ये पश्च समृद्ध। पश्च समृद्ध में ई ऊ ये आ जाते हैं। अर्ध समृद्ध में कौन कौन से आ जाते हैं, अर्ध समृद्ध में आ जाते हैं ई ऊ। और फिर देखिए अर्ध विवृत। अर्ध विवृत मतलब आधा खुला हुआ। आधा खुला हुआ में कौन से आते हैं, अ आते हैं, ठीक है। और विवृत मतलब आ, ठीक है। और अर्ध समृद्ध में ए ओ, ठीक है। और पश्च समृद्ध में आप लोगों को दिख ही रहा होगा ई ऊ और ई ऊ, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया भी है और अभी चार्ट के हिसाब से भी समझ सकते हैं। अब देखिए हर्ष स्वर अ ई औ उ, ठीक है। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए और ओ। फिर देखिए गोलित स्वर। गोलित स्वर को वृत्तमुखी भी कहते हैं। देखिए गोलित स्वर क्या होता है पता है, उच्चारण के आधार पर अगर आप देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का जो आकार होता है वो कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है, वृत्त जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं वृत्तमुखी या गोलित स्वर। जैसे देखिए ऊ, तो आपका मुंह क्या हो गया, गोल बन गया। फिर बड़ा ऊ, ओ में भी क्या हो गया, मुंह गोल बन गया, तो ये क्या हो गया, वृत्तमुखी स्वर हो गया। फिर देखिए अगोलित स्वर, जिसमें कि मुख क्या होता है, गोल नहीं बनता है, वृत्त जैसा नहीं बनता है। जैसे अ आ ई, वृत्त बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ उसको आप तुरंत नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा के सबो स्वर घोष अर्थात नांद युक्त होते। संध्यक्षर स्वर के तुलना में एक इकाई ले बड़े और दो इकाई ले छोटे होते। एमा दो स्वर मिल के एक इकाई के रूप में एक झटका में एक स्वर के समान उच्चारित होते। अब देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा के स्वर और संध्याक्षर मन के विवरण एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे मूल स्वर, मूल स्वर में सबसे पहले अ के बारे में पढ़ेंगे। ये हर अगोलित हर्ष यानी छोटा और अर्ध विवृत यानी आधा मुंह खोल के हम इसको बोलते हैं अ का उच्चारण। फिर है औ केंद्रीय मध्य स्वर आय। अ का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। एकर उच्चारण में जीभ के बीच के भाग थोरकुन ऊपर उठते और होठ ह अगोलित होके थोरकुन खुल जाते। छत्तीसगढ़ी भाषा में ए स्वर ह शब्द के पहली और बीच में प्रयोग में आथे, जैसन अपजस या अपयश। फिर अपत यानी बेवकूफ, अमर यानी अमर शब्द मन में पहली में प्रयुक्त होते। फिर देखिए दूसरा है आ। ए हर अगोलित दीर्घ। अगोलित मतलब कि वृत्त नहीं बनेगा।
अगोल, अगोल भाग बन रहा है यानी कि गोला नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एहर अगोलित दीर्घ विवृत पश्च स्वर आय, ये पश्च भाग से निकलता है, आ मुहा के पश्च भाग से। एकर उच्चारण में जीभ नीचे रहिथे अउ अगोलित होंठ फैल जाथे, एला अल्प दृढ़ स्वर घलो कहिथन। कारण एकर उच्चारण में वाग यंत्र में मुख के मांसपेशी मन कुछ तन जाते, यानी मांसपेशी क्या होता है, मुख की थोड़ी सी तन जाती है। जैसे आप बोले आ, तो थोड़ी सी मांसपेशी आपको लगेगी कि हाँ तन रही है। फिर देखिए ये स्वर हा आगी यानी आग, आरा यानी आन दूसरा जैसन शब्द में आरंभ में आथे। जैसे काल मतलब कल, काल्हे खाल्हे मतलब नीचे, गार मतलब अंडा जैसन शब्द में बीच में प्रयुक्त होते, और करा यानी ओला, फरा पकवान विशेष, बड़ा यानी बड़ा जैसन शब्द में आखिरी में प्रयुक्त होते। फिर देखिए लिखा है ई, एहर अगोलित हर्ष अर्ध संवृत अग्र स्वर आय, एकर उच्चारण में जीभ के आगू के हिस्सा हा ऊपर उठते और मांसपेशी मन में कुछ तनाव होते। ये स्वर के प्रयोग घला शब्द के आगू, बीच और आखिरी में होते, जैसन इखट, विकट, इट्ठल, विट्ठल, ईर्षा यानी कि ईर्ष्या शब्द में आगू में होते। फिर उसके बाद देखिए लिखा है शब्द के बीच में घला आथे, जैसन तीरिया, जैसन तीरिया मतलब हटना, पीरा मतलब पीड़ा होना, चिरचिरा मतलब वृक्ष विशेष, और शब्द के आखिरी में घला आथे। फिर देखिए ई के विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। एहर अगोलित दीर्घ संवृत, संवृत का मतलब मैंने क्या बताया था, क्लोज्ड। फिर है अग्र स्वर आय, एकर उच्चारण में जीभ के आगू के भाग ह ऊपर उठ जाते और स्वर रेखा यानी स्वर की जो सीमा है उसके तीर में पहुंच जाते। इस स्वर के उच्चारण में मुख के मांसपेशी तन जाते, एकरे सेती एला दृढ़ स्वर कहिथन। फिर उसके बाद देखिए एला, एहर घला शब्द के आरंभ, मध्य और आखिरी में प्रयुक्त होते, जैसन शब्द के आरंभ में ईटा यानी कि ईंट, ईंच, खींच, ईडर का मतलब शाक विशेष में आथे। जैसे देख लीजिए मध्य भाग में जैसे कीरा, कीरा का प्रयोग मतलब जैसे जो कीड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, कीरा बोलते हैं। जैसे खीर, ये सब में क्या होता है, बड़ी ई का प्रयोग होता है। फिर देखिए क्या लिखा है ऊ, एहर गोलित हर्ष अर्ध संवृत अल्प दृढ़ और पश्च स्वर आए, एकर उच्चारण में जीभ के पश्च भाग ह ऊपर उठ जाते, होंठ ह आपस में मिल के गोलित हो जाते। ये शब्द के प्रारंभ में उखन यानी उखाड़, उघार मतलब खोल, उकल मतलब खरोच शब्द के बीच में ओती, उधर, उभुक चुभुक डूबने की ध्वनि, खूर, खूर मतलब इसमें खूर में कौन सा प्रयोग हुआ है, खूर आप लोग जानते होंगे, जो गाय के जो पैर की उंगलियों जो उसका नेल्स होता है ना गाय का, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत रफ, बहुत मतलब ठोस तरीके का, वो क्या होता है, उसे खूर कहते हैं। फिर देखिए औ शब्द के आखिरी में कोऊ यानी कि कोई, तो यहाँ पर ओ का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी ओ का ऊ का प्रयोग हुआ है, फिर यहाँ भी छोटी ऊ का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से क्या होता है, प्रयोग होता है। फिर देखिए लिखा है एहर गोलित, ये बड़ा ऊ है, एहर गोलित दीर्घ संवृत दृढ़ एवं पश्च स्वर आए, एकर उच्चारण में जीभ के पाछू के भाग ह काफी ऊपर उठ के स्वर सीमा के पास पहुंच जाते और होठ ह आपस में मिल के पूरा गोलित रूप में आ जाते। जैसे आप लोग ऊ का उच्चारण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गोलित स्वर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके उच्चारण में मुख क्या हो रहा है, गोल गोल बन रहा है। ये स्वर ह प्रारंभ, बीच और आखिरी में प्रयोग में आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए ऊंट, ऊंट में प्रारंभ में यूज हुआ है, ठीक है, हुआ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखिए गरु, गरु में कहाँ प्रयोग हुआ है, अंत में प्रयोग, तो यानी कि यह मध्य भाग में और यह सबसे पहले प्रारंभ, बीच और अंतिम तीनों जगह प्रयुक्त हो सकता है। फिर देखिए ए, एहर अगोलित दीर्घ दृढ़ अर्ध संवृत अग्र स्वर आए, एकर उच्चारण में होठ ह फाइल के थोरकन खुल जाते और जीभ के बीच में बीच भाग ह कुछ उठे रहते। एकर उच्चारण में मुंह के मांसपेशी तने रहते। ए स्वर ह शब्द के प्रारंभ, बीच और अंत में प्रयोग में आथे, जैसन शब्द के आरंभ में ए मतलब ए, यह, एकर मतलब इसका, एती मतलब इधर, मध्य भाग म से निकलने के लिए जैसे देखिए इसमें लिखा केरा, केरा का मतलब क्या होता है, केला, इत्यादि शब्दों में क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। जैसे केरा में हुआ ना ए का प्रयोग, तब तो ए की मात्रा लगी है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से ओ देख लीजिए, एहर गोलित दृढ़ दीर्घ अर्ध समृद्ध पश्च स्वर आए, एकर उच्चारण में जीभ के पिछला भाग ऊपर उठते और होठ आपस में मिल के गोल रूप ले लेते। ए शब्द के उच्चारण में मुंह के मांसपेशी मन थोरकुन तन जाते। इस स्वर घला शब्द के प्रारंभ, बीच और आखिर में प्रयुक्त होते। ये बिल्कुल ऊपर की तरह है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ी के संध्याक्षर। संध्याक्षर का मतलब पहले समझिए। देखिए, जब दो क्रमागत स्वर ध्वनि मिलते हैं और एक अक्षर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संध्याक्षर बोलते हैं। संध्याक्षर को आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर से आप समझ रहे होंगे इजीली कि जब दो स्वर मिलकर एक स्वर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को हम द्विस्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विस्वर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि ये जो ए है ये किससे बन रहा है? ये बन रहा है अ और ई से बन रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? जो ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से संध्याक्षर हो जाएगा। देखिए, ए का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? अंत में होता है, आखिर में होता है। जैसे कि देखिए, कै, कै मतलब कितना, जय, जय मतलब जय, ठीक है। पै, पै निकालना आप सुने होंगे ना, दूसरे में पै निकालना आसान होता है। बहुत दादी वादी लोग बोलते हैं, मम्मी वगैरह लोग, कि दूसरों में पै निकालना आसान होता है। मतलब दोष निकालना क्या होता है? आसान होता है। अब देखिए लिखा ऐ, ऐ व्यंजन मन के पूर्व में दोनों में मुक्त भेद मिलते, जैसन कैथा इज इक्वल टू कैथा या कैथा, ठीक है। पैसा, कैरी यानी कच्चा, बैरी, बैरी यानी दुश्मन। तो इसमें क्या प्रयोग हुआ है? ऐ। फिर देखिए औ, औ का देखिए शब्द के अंत में जैसन की, जैसन लिखा है सौ, सौ यानी सौ। फिर है तो, तो, इस तरीके से। फिर देखिए औ, औ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है ना कौशल, कौशल को कैसे लिख सकते हैं? कौशल, क ओसल, कौशल। फिर उसके बाद देखिए अवतार, अवतार को अवतार भी बहुत जगह आप लोग सुने होंगे बोलते हुए। औकात, औकात को औकात भी सुने होंगे बोलते हुए, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। अब देखिए लिखा है अनुनासिक स्वर। छत्तीसगढ़ी भाषा के सबो स्वर मन में अनुनासिक रूप मिलते। अनुनासिक स्वर शब्द के प्रारंभ और बीच और अंत भाग में प्रयोग होते, जैसन कि अंग, अंग कैसे प्रयोग होता है? अंतर। फिर आ, गांज, गांज जो बोलते हैं ना कि जाओ सामान को वहां गांज दो, बोलते हैं ना, यानी कि क्या करते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर दो। फिर देखिए इंग का प्रयोग कैसे होता है? बिंधना, बिंधना यानी छेद करने का एक उपकरण होता है। फिर देखिए ऊंचा बनेगा, ठीक है। तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? ये सारे एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप इजीली प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का भी आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि पूछ दिया कि कोई चार अनुनासिक ध्वनि एवं उसके प्रयोग बताइए, तो प्रयोग बताइए अगर पूछ दिया तो आपको ये चीज तो लिखना ही पड़ेगा कि ई का कैसे प्रयोग होता है, तो बिंधना में होता है। ऊ का कैसे होता है? ऊंचा में होता है। ओ का कैसे होता है? खोंट में होता है। खोंट यानी खरोचना। मतलब याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक हो सके छत्तीसगढ़ी वोकैब का हम लोगों ने जो क्लासेस, पिछली 2 क्लासेस ली हैं छत्तीसगढ़ी वोकैब का, उसमें मैंने काफ़ी सारे वोकैब बताए भी हैं। तो एक बार आप वो क्लासेस देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अभी मैं छत्तीसगढ़ी भाषा का अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, आपकी जो सामान्य अंग्रेजी है उसकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी है कल से, तो वो भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का विवरण पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने अनुनासिक स्वर पढ़ा और स्वर पढ़ा, उस तरीके से अब हम लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का विवरण ठीक से देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, फिर उसके बाद अल्प व्यंजन, फिर है महाअल्प, इस तरीके के जो होते हैं ना, प्राण, महाप्राण, इस तरीके के जो व्यंजन होते हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा ना अल्प प्राण, अघोष, स्पर्श व्यंजन, ये सब क्या क्या होते हैं, ये सब हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।